तो क्या होता है ना कि एक नया इन्वेस्टर हो या कोई पुराना इन्वेस्टर हो जो बहुत दिनों से लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, सबको यही लगता है कि यार मार्केट में गिरावट ना हो, मतलब इतनी ज्यादा गिरावट ना आ जाए कि कहीं मेरे पैसे जीरो ना हो जाए। और लोगों के मन में ये डाउट रहता है, आज भी जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको लगता है यार कि ऐसे फंड ना हो मेरे पास कि उसमें इन्वेस्ट करके मेरा पैसा जीरो हो जाए या कम हो जाए। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, अपनी कहानी बताऊंगा, अपने फंड्स के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा फंड बहुत पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था, एक ऐसा फंड 2020 में इन्वेस्ट किया था। सिलेक्शन वाज रॉन्ग क्योंकि किसी एडवाइजर के माध्यम से यह फंड मुझे मिला और विश्वास करके उस फंड मैंने निवेश किया। 40% के निगेटिव रिटर्न में था मैं। कितना? 40%। आज थोड़ा रिटर्न कम हुआ है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप अगर खुद एनालिसिस करके करोगे तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में फायदे में रहोगे। इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या पैरामीटर देखना बहुत जरूरी है कि कोई फंड निगेटिव ना हो जाए, माइनस ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। क्या क्या देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग किसी की बातों में आके निवेश चालू कर देते हैं और कुछ सालों बाद पता चलता है अचानक से कुछ सिचुएशन खराब आई, मार्केट में गिरावट आई और फंड लगातार गिरता चला जाता है। और इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट का डर तो सब लोगों के पास है। या हो सकता है कि अगर बात करें यूएस की कट रेट की बात करें, रशिया यूक्रेन की वॉर बात करें, बहुत सारे चीजें। कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे है, कभी भी अचानक से गिरावट आ सकती है। बाकी अमेरिका की मंदी, अमेरिका का डेटा एक अलग फैक्टर है, उसके बारे में बात करूंगा। और सबसे लास्ट में आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी कहानी से शुरुआत करूंगा यार। आई थिंक सबको ये इमेज क्लियर दिख रही होगी। मेरी कहानी है एक फंड के साथ 2020 में मैंने इन्वेस्ट किया था और उस फंड की कहानी देखो, ये मैंने बहुत बार लोगों से शेयर कर चुका हूं, पहली बात नहीं है। एक फंड मैंने लिया था, मतलब लिया क्या था, मुझे दिलवाया गया था। इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड्स ऑफ फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। आपने देखा, रेगुलर दिलवाया गया था मुझे। मैं 1 लाख रुपए कोविड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। मैंने साथ सोचा कि, और केवल इस फंड नहीं, बहुत सारे फंड में इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। आज देखो ये फंड की वैल्यू 78,000 है। हमने कितना निवेश किया? 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू 78 है। शुक्र मना रहा हूं मैं कि 78 अभी है, क्योंकि ये ना 45 पे पहुंच गया था, 45,000 पे पहुंच गया था। अभी भी मुझे 21% का निगेटिव चल रहा है। मतलब मेरे लिए यह फंड ना सिरदर्द हो चुका है, क्लियर सी बात है। और मैं चाह रहा हूं कि कब ये नॉर्मल हो जाए, मतलब नॉर्मल जितना मैंने इन्वेस्ट किया है कम से कम उतना तो मिल जाए, मैं इससे निकल जाऊं। ये चीजें बहुत लोगों के साथ होती है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जिसकी कुछ क्वालिटीज हैं। क्वालिटी क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि 30 से 40% तक लॉस हो सकता है अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि फंड सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं, फंड में हम लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ये 2 पैरामीटर नहीं देखा तो देखो, जीरो तो नहीं हो सकता। करेक्ट, जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज वीडियो जो चल रही है, ये किसी ने भाई ने पूछा था, उसका मैं बताने वाला हूं कमेंट में। तो जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन यस, इतना ज्यादा माइनस में जा सकता है कि आप हमेशा परेशान रहोगे। मतलब 2020 के बाद आज 4 साल हो गए, फंड मेरा अभी भी 20% निगेटिव में है। मार्केट कितनी बार ऑल टाइम हाई पे गया है, तो आप समझ रहे हो कहानी। ये मेरी पर्सनल चीजें हैं यार, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने 2 चीजें नहीं देखी माय डियर फ्रेंड, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं देखी, आप सचमुच म्यूचुअल फंड में आगे जाकर नुकसान झेल सकते हो। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा, फंड साइज कैसा है। जो फंड में निवेश कर रहे हैं उसका फंड साइज ऐसा तो नहीं कि केवल 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ है, 500 करोड़ है। ऐसे फंड में मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेश मत करना, गलती से भी मत करना, फंस जाओगे। और एक बार आपने फंस गए तो अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, खासकर लमसम वालों, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि ऐसे फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है कि यार बहुत अच्छा रिटर्न है, मैं लगातार निवेश करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न अच्छा नहीं दिखता। तो ध्यान रखना इन चीजों को लेके। अब कुछ फंड्स मैंने एग्जांपल दिया है, इसको
ये रिकमेंडेशन मेरी नहीं है कि इसको आप सेल करो, बाई करो। देखो, आप जब इसको सर्च करोगे ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्लियर होगा। सबसे पहले नेवी नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड, दूसरा है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF फंड्स ऑफ फंड, तीसरा है नेवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड्स ऑफ फंड। ये तीनों फंड ऐसे हैं, इसके बारे में चेक करना, ऑटोमेटिक आपको क्लियर पता चलेगा कि ये फंड में निवेश करना कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, क्या देखना चाहिए आपको? सर फंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड साइज शुड बी मोर देन 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, इतना कम से कम होना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि कितने लोगों ने पैसा निवेश किया। अगर भारत की बात करें, नंबर 1 कौन सा है फंड साइज में? SBI। क्यों भरोसा है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने यहां इन्वेस्टमेंट किया, पहली बात। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं 2020 में नहीं जाना, मतलब मुझे आइडिया नहीं था यार कि फंड साइज क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था कि होल्डिंग्स क्या होती है। अब इस फंड की अगर होल्डिंग देखोगे ना, तो केवल एक कंपनी, वो भी इंडिया के नहीं, बाहर की कंपनी। अगर ग्लोबल कुछ रिसेशन होता है, ग्लोबल कुछ इश्यू होगा, आपके पैसे वहां माइनस में दिखेंगे, लॉस होते चले जाओगे। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। होल्डिंग मतलब आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कितने ऑप्शन है कि वो पैसा निवेश कर सके। एक ही बात नहीं है, कितने ऑप्शन है कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे की, तो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसे को जल्दी निकाल के आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर मार्केट में गिरावट आती है, बहुत ज्यादा गिरावट आती है, अगर आपको पैसे की जरूरत है कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, घर में शादी है, कुछ भी है, तो ऐसे फंड में निवेश करो, सो दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो यार। कम से कम देखो आपके पैसे कैसे लौटाएगा वो, उसके पास ऑप्शन यही है कि आपके पैसे को सबसे पहले स्टॉक में बेचेगा। जितने सारे उसके पास स्टॉक हैं, सब स्टॉक को वो सेल करेगा। और अगर स्टॉक माइक्रो कैप के स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक नहीं है, या केवल उसके पास ऑप्शन बहुत कम है, यहां उसको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आया चीज? तो इंपॉर्टेंट क्या चीज देखना है? फंड साइज और होल्डिंग्स। ये चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं जब आप लोग मुझसे पोर्टफोलियो बनवाते हो। काफी लोग हैं, मोर देन 1400 फैमिली हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम देखो, जब होल्डिंग्स की बात आती है तो जीरो ना होने का केवल एक ही रीजन है। आपका पैसा जीरो नहीं होगा सर, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन जीरो नहीं होगा, लेकिन 50% 60% लॉस भी ना हो। इन चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सबको रिटर्न ज्यादा चाहिए। लगता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 20%, मिनिमम इतनी उम्मीद तो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार। अब मैं एक एग्जांपल फंड का लेता हूं। ये फंड में हमेशा बहुत लोगों को मैंने सजेशन दिया है, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अब इस फंड के बारे में देखोगे, ये फंड अगर कभी इस फंड को लेते हो तो इसमें होल्डिंग कम से कम 30 कंपनियों की है। 30 कंपनी निवेश इसमें कर रही है। म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहता है कि आपके पैसे को HAL, ट्रेंट, बजाज ऑटो, कॉल इंडिया, PFC, NTPC, TVS मोटर, L&T, अरविंदो फार्मा। एक चीज आपने ध्यान दिया, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है आपके पैसों का, कोई एक सेक्टर में नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, IT सेक्टर अचानक से गिर गया तो क्या करोगे? याद है सत्यम घोटाला, IT सेक्टर बहुत तेजी से नीचे गिरा था। अभी क्या है? अभी कंडीशन है पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर शेयर्स नीचे डाउन है, डिफेंस सेक्टर शेयर्स नीचे डाउन है, हर सेक्टर उठता है। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा खुद का एनालिसिस है, एक सेक्टर 20% उठने के बाद वापस गिरावट आती है। जो गिरावट का सिलसिला डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, एक निश्चित लेवल तक पहुंचा, लेकिन एक सेक्टर, दो सेक्टर ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको हमेशा देते रहेंगे। FMCG की बात करें, IT की बात करें, राइट। सो आप समझ गए, तो आपका पैसा हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश होते रहना चाहिए। तो ये आप देखो, अगर कभी भी ये फंड आप लेते हो, आप अगर बोलते हो कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, रिडीम का ऑप्शन निकालते हो, पैसा आपको निकालना है, तो आपके फंड मैनेजर इन कंपनियों के पास रहते हैं। ये कंपनियां बहुत ही शानदार कंपनियां, आप चेक सकते हो। तो मेरा मेन फोकस किस में रहा? आपने देखा होल्डिंग। और होल्डिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फंड में निवेश कर रहे हो ना, तो आपका पैसा पूरी तरह डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए।
ये देखो, आपने जब इस पे निवेश किया है ना, इस वाले फंड पे, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, ये केवल 30 कंपनियों पे निवेश कर रहा है। इसमें 30 कंपनियां, अब 30 कंपनियों में सब अलग अलग सेक्टर हैं। ऑटोमोबाइल में भी निवेश कर रहे हैं वो लोग, हेल्थ केयर में भी कर रहे हैं, एनर्जी में भी कर रहे हैं, सर्विसेज में भी कर रहे हैं, कैपिटल गेन पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल पे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। आपने देखा कि आपके फंड मैनेजर सारे सेक्टर में कर रहे हैं। कल अगर एक सेक्टर डाउन भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। समझ में आया? इसीलिए ये लोग रिटर्न अच्छा बना के दे देते हैं। 8,000 करोड़ का कॉर्पस है, 8,000 करोड़ बहुत होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि मुझे लग रहा है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आपके क्वेश्चन में फटाक से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, शेख जाहिद साहब का क्वेश्चन है। सर बहुत टाइम से कमेंट कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए। मेरी एज 30 साल है, मैं एसआईपी कर रहा हूं 13,000 मंथली। एज 30 साल है, 13,000 के एसआईपी कर रहा हूं। मेरा टारगेट है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 15 सालों में। तो जाहिद भाई, अगर आप 13,000 के एसआईपी कर रहे हो, आने वाले 1.5 करोड़ 2 करोड़ चाहिए 15 सालों में, तो सर अगर आप लगातार निवेश करोगे तो कम से कम आपका यहां टोटल उतना 1.5 करोड़ नहीं बन पाएगा। 13,000 के एसआईपी के माध्यम से मैंने 16% आरओआई लेके चल रहा हूं, 1 करोड़ ही बन पाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि 2 करोड़ चाहिए तो कम से कम आपको 2,000 के एसआईपी और करनी होगी। चलो आपकी एसआईपी देख लेते हैं, जो आपने फंड्स लिए हैं, फंड सही है कि नहीं सही है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है। सो ये फंड की अगर बात करते हैं तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपने लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फ्लेक्सी कैप लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आपने मिड कैप 150 इंडेक्स लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वांट स्मॉल कैप फंड लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को आपको नहीं लेना है। समझ में आया? यहां आप एक मिड कैप फंड ले लो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले लो, या एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले लो, बाकी सब आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाक से आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर अभय साहब का, 31 साल एज है। सर 1 लाख का फंड कहां करूं बताइए। बहुत सारे ऑप्शन है 5 साल के लिए। मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज कैप कर सकते हो, पराग पारी फ्लेक्सी कैप कर सकते हो, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई का ब्लू चिप फंड कर सकते हो, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ले सकते हो। सभी में 20-20 हजार रुपए डाल दो, सुकून। और टारगेट कम से कम 5 साल आपने लिखा है, तो मैंने 5 साल के हिसाब से आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर सुमित साहब का। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते सुमित जी। आपका वीडियो देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी एज 32 साल है, मैंने जनवरी 2024 से एसआईपी शुरुआत किया है। शायद मैं लेट हो गया हूं, 32 साल कह सकता हूं, थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट 3 साल से मैंने होम लोन भी कंटिन्यू चल रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोगों का होम लोन लगातार चलता रहता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि आगे म्यूचुअल फंड से पैसे निकालकर लोन में डालना चाहिए, नहीं, मैं कहूंगा नहीं डालना चाहिए। आप वहां से पैसे होम लोन करके होम लोन में मत डालो। आपकी जो एसआईपी चल रही है, एसआईपी कंटिन्यू कर दो। बीच में आपको कहीं कुछ लमसम अमाउंट मिलता है, तब आप उसमें लोन में कर देना। चलो आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं। स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कौन स्मॉल कैप, नहीं सर थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका। आपने एसबीआई स्मॉल कैप में कर दिया है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक स्मॉल कैप लो और एक मिड कैप ले लो और एक यहां मिड एंड लार्ज कैप फंड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्मॉल आपने ले लिया है, मिड कैप मोतीलाल या एचडीएफसी मिड कैप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप चाहो तो पीजीआई या मिड कैप भी ले सकते हो और साथ ही साथ यूटीआई निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स फंड ले लो, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। 13,000 के एसआईपी पर मंथ, टारगेट 1 करोड़ इन 15 ईयर्स। अगर आपको 15 सालों में 1 करोड़ चाहिए तो कम से कम 15,000 निवेश करना होगा। सुमित जी के बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। सर एक फंड से दूसरे फंड में स्विच होने के बाद नए वाले फंड में एसआईपी कैसे शुरू करें। बिल्कुल, बहुत लोग जो रेगुलर प्लान लिए हैं एडवाइस के बाद वो लोग डायरेक्ट प्लान पे आते हैं, तो अब नया कैसे करें। देखो, आपने सबसे पहले आपको पुराने फंड को बंद करना होगा, पुरानी जो एसआईपी है उसको बंद करना होगा और नए सिरे से आपकी नई एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ये साहब क्वेश्चन था हरि त्रिवेदी जी का। सर सब कह रहे हैं कि मार्केट गिरने पर म्यूचुअल फंड का पैसा हो। सर आपके क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना दी है, मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि इनका थोड़ा सा और क्वेश्चन था। सब कह रहे हैं कि मार्केट गिरने पर म्यूचुअल फंड का पैसा 0 हो जाएगा। सर मेरा काफी दोस्त कह रहे हैं, क्या करूं, दिमाग फट रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आज की वीडियो देख के आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजय कुमार जी का क्वेश्चन है, सर क्वांट स्मॉल कैप में 1000 के एसआईपी चल रही है, एचडीएफसी मिड कैप 500, देखो यहां 1000, यहां एचडीएफसी मिड कैप, आईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 500 का कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में 500 का कर रहे हैं, ठीक है। आपने 2
स्मॉल कैप लिया है सर, यहां आप चाहो तो एक्सिस स्मॉल कैप के जगह पे यहां एचडीएफसी का मिड कैप ले सकते हो, या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले सकते हो, पीजीआईएम मिड कैप ले सकते हो, या आप एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड ले सकते हो। बाकी सब बढ़िया है, लेकिन आप ये बोलोगे सर कि 20 साल बाद कितना पैसे कट हो जाएगा, मुझे 20 साल में चाहिए 50 लाख। अब 20 साल में आपको कम से कम 50 लाख चाहिए। देखो आप केवल इतना निवेश कर रहे हो तो आपके पास केवल 43 लाख आएगा। कितना आएगा? 43 लाख आएगा। जब मैं 16% का आरओआई कर रहा हूं तो थोड़ा सा और अगर बढ़ा दोगे तो आपका 50 लाख का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा।